वेलकम टू यूट्यूब चैनल कानूनी बात चर्चा ही खास। तो आज कानून की बात होगी और चर्चा खास भी होगी, क्योंकि आज एक बड़ा सेंसिटिव जो मैटर है उसे आपने अक्सर देखा है कि कंसेंसुअल रिलेशनशिप में होते हैं, कंसेंसुअल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, लेकिन होता क्या है बाद में लोग रेप केसेस के चार्जेस में रजिस्ट्रेशन एफआईआर की हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि काफी लोग रिलेशनशिप में रहते हैं, जो आज के नया जो हमारी पीढ़ी है। तो लेकिन होता क्या जब और उसमें प्रॉमिस भी होता है मैरिज का, प्रॉमिस भी होता है मैरिज का, और कुछ प्रॉमिस में मैरिज हम करेंगे, वो सारा सिलसिला उसके बीच में क्या होता है, कुछ कारणों से मैरिज नहीं होती, लेकिन फिर वो एलिगेशन लग जाते हैं और दूसरा मैटर बन जाता है ये लड़के के खिलाफ जो रिलेशनशिप में होता है लड़का और लड़की, तो फिर उसके पास खिलाफ रेप के चार्ज लगते। तो हम इस केस पे आते हैं। इस केस में क्या हुआ कि ये भारत मैट्रिमोनी ने इंटरवीन किया, दोनों उसके पास के, तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम मैरिज करेंगे। तो मैरिज, तो इन्होंने एक एग्रीमेंट भी बना लिया कि और डेट भी फिक्स हो गई सब। जो इस बात में जो एक्यूज ने कहा, जो इस केस में है उसने बात की, और जो विक्टिम ने कहा, जो आप कह सकते हो, जो आपने कहा कि वो डिफेक्टो कंप्लेनेंट जो है, जो हम उसको प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं और विक्टिम भी बोलते हैं। तो दोनों में बात हो रही थी, तो बात नहीं बनी। लड़का कहता है कि भाई इसका जो ये बड़ी एग्रेसिव है और ये जो बात नहीं मानती है। और एक और बात आई है इसमें कि जो ये इसने सारा जो केस बनाया एक ब्लैकमेलिंग का था। जो विक्टिम, जो आप कहते हो जो कंप्लेनेंट है डिफेक्टो, उसने ब्लैकमेलिंग करने के लिए और पैसा हथियाने के लिए, और ये एक विंडिक्टिव भी था, ये भी एक ऑब्जर्व हुआ इस बात में। तो एफआईआर दर्ज हो गई। वो लड़का फॉरेन में काम करता था, वो वापस चला गया, और लड़की ने ये कहा, एलिगेशन जो एफआईआर लगाई, जब मैरिज नहीं हुई, जबकि एग्रीमेंट था, एक इन्होंने एग्जीक्यूट किया था। तो इस लड़की ने कहा कि इसने मेरे साथ शादी का प्रॉमिस किया था और ये शादी प्रॉमिस के बावजूद नहीं चला। तो और उसने कहा कि ये मैं एससी कम्युनिटी से हूं, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हूं, तो ये कहता था कि मैंने शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से शादी नहीं करनी है। तो फिर इसने उसी एफआईआर में जो लगवाई 376, उसमें रेफरेंस दे दिया कि मेरे साथ इसने रेप किया है, एलिगेशन लगाए। तो ये हुआ। तो जब एफआईआर हो गई, 2 एफआईआर हैं इसमें, तो उसको क्वेश करने के लिए एक एफआईआर में मैं बता दूं, एक एफआईआर को क्लोज कर दिया किसने, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन करते हुए ये पाया कि भाई ये जो लड़की है इसने पहले भी एक रंजीत, जो डॉक्टर रंजीत है, वो प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, तो उससे भी इसने पहले उसको भी ब्लैकमेल किया है। और काफी है, इसकी एक ऑडियो भी है और उसका वीडियो भी है, ऑडियो वीडियो है, उसको भी वहां पे सुनाया गया। तो दूसरी एफआईआर को हाई कोर्ट में क्वेश कर लिए तेलंगाना हाई कोर्ट में गए, तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने एग्री नहीं किया, क्वेश नहीं किया। आफ्टर दैट जो लड़का था, जो लड़के का नाम है बटलांकी कुमार अनुराग, जिसको केशव भी है केशवा भी है, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में गया तो क्वेश करने के लिए गया, तो उन्होंने जो मैंने सारी बातें बोली वहां पे जो
जवाब आया तेलंगाना गवर्नमेंट का भी इसमें है। तो ये है सारे फैक्ट्स। तो आप लोगों ने भी फैक्ट्स पढ़े हुए हैं केस में। तो लास्ट में से शॉर्ट में मैं कह देता हूं कि ये जो एफआईआर दोनों क्रैश हो गई थी और उन्होंने लिखा था कि ये सारी मैनिपुलेशन है और विंडिक्टिव बिहेवियर है। किसका? लड़की का। और कुछ अग्रेसिव एटीट्यूड बिहेवियर देखते हुए जो लड़के ने शादी नहीं की है। और ये एससी वाली बात जो है शेड्यूल को वैसी बात कोई नहीं। और इसका जो पुराना रिकॉर्ड है जो ऑडियो वीडियो में था उसको भी कंसिडर करते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारे फैक्ट्स हैं। तो मैं सबसे पहले कहूंगा विष्णु जी को, विष्णु आप बताओ आप इस केस को कैसे देखते हो कि ये जो फाइंडिंग आई है, क्योंकि ये पुराना इंडियन पीनल कोड का है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन और आगे थोड़ा बताओ कि इस केस के क्या वहां पे असर होगा। सर सेक्शन 376 जो है ऑस्ट्रेल इंडियन पीनल कोड का, उसका सब सेक्शन 2 और क्लॉज एन को इन्वोक किया गया था, जिसमें कहा गया है कि a man commits rape repeatedly on a woman। तो उसको इन्वोक करना मेरे हिसाब से काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टरी था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसमें डिस्क्रिपेंसी देखी गई है। एफआईआर नंबर 751 ऑफ 2022 डेटेड 29 जून 2022 और एफआईआर नंबर 13 ऑफ एफआईआर नंबर 103 ऑफ 2022 डेटेड 1 फरवरी। तो सुप्रीम कोर्ट के पैरा नंबर 6 में ये लिखा है इस जजमेंट के कि only one sexual encounter was mentioned in FIR number 751 of 2021, whereas in the impugned FIR number 103 of 2022, which was lodged on 1st February, 4 to 5 such incidents have been referenced, each of which antedate FIR number 751। यानी कि FIR नंबर 751 के लॉन्च होने से पहले ही उन्होंने कहा था, जो de facto यहाँ पे कंप्लेनेंट है, उन्होंने कहा था कि 4 से 5 सेक्सुअल एनकाउंटर्स और फोर्स्ड सेक्सुअल एनकाउंटर्स यानी कि रेप, जिसकी वजह से सेक्शन 376 क्लॉज सबसेक्शन 2 और क्लॉज एन को इन्वोक किया गया था आईपीसी के। तो ये बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। और अभी जो भारतीय न्याय संहिता जब से एक्सरसाइज इसका होना शुरू हुआ है आईपीसी के रिपील के बाद, तो ये एक मॉडिफिकेशन आई है ताकि जो रेप का 10 इयर्स का जो एक इम्प्रिजनमेंट है, 10 इयर्स या उससे ज़्यादा की जो इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, वो स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए। और ऐसे स्पेसिफिक केसेस जहाँ पे फंसाया जाता है ऑन ग्राउंड्स ऑफ मैरिज या ऑन ग्राउंड्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन केसेस के लिए एक ऐसी पनिशमेंट तो फिर भी है क्योंकि क्रिमिनल ऑफेंस है, पर पनिशमेंट की डिग्री कम हो। बिल्कुल बिल्कुल। और सर इस केस में सर मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि इस केस में सेक्शन 3 क्लॉज 2 सब क्लॉज 5 शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में, जिसमें अगर ये चीज अगर कोर्ट इस चीज को सर्टेन नहीं करता कि रेप हुआ है, तो फिर जो अपीलेंट है यहाँ पे, जो अक्यूज अपीलेंट है, उनको पोटेंशियली यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती थी, क्योंकि कोई भी ऑफेंस जो अदरवाइज 10 साल या 10 साल से ज़्यादा की पनिशमेंट इन्वोक करती है, वो अगर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के मेंबर या उनकी प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर वैंडलिज्म हो या डैमेज हो, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट को अमाउंट करती है एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 क्लॉज 2 एंड सब क्लॉज 5। तो आपने एडवोकेट उमा आपने सुना होगा कि क्या विष्णु ने कहा क्या केस है, और आपने आगे पढ़ा भी हुआ है ये आज का जो हमारा ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट क्या है। तो आप क्या देखती हो कि जो फैसला आया है इसको आप कैसे देखती हो, कैसे कि ये जो वुमेन फोक जहाँ जो इस किस्म के डिस्ग्रंटल्ड वीमेन है उसमें आप क्या देखती हो कि इनका ऐसा बिहेवियर और जो जिनका काम ही ब्लैकमेल करना, पैसे हिंटना,
इन लोगों को कैसे डील किया और ये उसका जजमेंट का कैसा ये रहेगा, इफेक्ट रहेगा, जो इस किस्म के लोग हैं जो फॉल्स इंप्लीकेशन करते हैं। आप थोड़ा बताइए इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं थैंक यू करूंगी कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि आपने कहा एंड विष्णु जी ने भी कहा, इसके रिलेटेड जो जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो एक हिसाब से, एक एंगल से देखा जाए तो ये सही है। और जैसा कि आपने कहा कि ये जो सारे फॉल्स है मैरिज जो करते हैं, वादे करते हैं, फॉल्स होप्स देते हैं, एंड सेकंड जो काफ़ी सारे लोग हैं जो ब्लैकमेल करते हैं, ये तो हर किसी जगह आपको मिलेंगे। और ये हर किसी फील्ड में, मतलब हर किसी जगह पे आपको, चाहे जॉब हो, चाहे किसी और जगह हो, चाहे शादी के हो, चाहे मैरिज के हो, काफ़ी सारे जो ये है जो ऑप्शंस होते हैं इनके, ये काफ़ी जगह ब्लैकमेल करते हैं। और जहाँ की मैं अब इस जजमेंट से रिलेटेड ही बताऊंगी कि ये जो आजकल के जनरेशन जिसका हम मैं डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही सारी जो जनरेशन है यही फॉल्स होप्स देती है, एंड उसके बाद जो भी कुछ होता है इनके बीच में, एंड उसको काफ़ी कुछ दूसरे एंगल से देखा जाता है कि जिसको हम बताएंगे कि रेप एंड पहले तो इनके काफ़ी रिलेशंस एंड ऑल दैट एंड फॉल्स होप्स होती है। उसके बाद जब ये फिर कभी शादी नहीं करते हैं, फिर जब ये शादी नहीं होती है उसके बाद चलता है असली मसला। जबकि ये शादी नहीं करते हैं, उसके बाद आते हैं फॉल्स जो शादी के बाद जो होता है, मतलब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं हमें शादी करनी है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं करनी है। फिर असली मेन मकसद है कि फिर होता है रेप का मसला, कि ये जब कोर्ट में आते हैं ऐसे हाँ, तो जी ये उमा मैं, हाँ प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू, जी जी आप और ये बोलना। एफआईआर हाँ लिखा प्लीज। गया कि यहाँ पे फिर जो एफआईआर क्वाश हुई, तो मैं तो इस बात में मैं एग्री करती हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैकमेल हुआ है भारत मैट्रिमोनी पे स्टार्ट हुआ था। ये सबसे पहला तो उनका स्टेप था भारत मैट्रिमोनी पे। फिर उसके बाद जब इन्होंने देखा वहाँ पे काफी जो सारा कुछ इनके बीच में जो भी हुआ, इसका तो फिर जब ये एफआईआर लिखी, फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अब ये शादी करेंगे। फिर इसने कहा नहीं, ये शेड्यूल कास्ट है जी, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है। एंड फिर लड़की उसके काफ़ी पीछे रही कि एंड उसने कहा मेरे साथ शादी कीजिए काफ़ी टाइम तक। फिर जब लड़के ने शादी नहीं की, उसके बाद लड़की ने कहा कि ये इसने मेरे साथ रेप किया है। उसके बाद भी बोलते हैं कि इनका थोड़ा रिलेशन था। बाकी बातचीत, फिर लड़के ने इसको ब्लॉक कर दिया एंड मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, फिर इनका भी आपस में काफ़ी कुछ बात नहीं हुई। उसके बाद जो ये अब आप बता रहे हैं कि ये काफ़ी कुछ हद तक मुझे लगता है कि ये एक फ़ाल्स होप ही है कि पहले लिए। फिर जब बाद में उसने शादी नहीं की तो उसके बाद ही ये सब सारा कुछ हो गया कि ये सारे एफआईआर्स, फिर सुप्रीम कोर्ट की क्वॉश हुई एफआईआर, फिर उसके बाद बाकी जो दूसरी आई, उसके बाद काफ़ी कुछ हद तक ये मुझे लगता है एक हिसाब से, एक एंगल से सही है। थैंक यू ठीक है, सर। आप कहती हो कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही आया है इस केस में। जी तो जी हम एक जर्नलाइज नहीं करेंगे। जर्नलाइज करें तो देखिए, पहले एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक और जो एक जो पहले प्रोविजन था 376 में, क्योंकि स्पेसिफिक नहीं था कि इन केसेस में जहां डिसीडफुल मीन से कोई कंसेंसुअल रिलेशन डेवलप करता है, आप कंसेंसुअल कर लो, जहां आप सेक्सुअल रिलेशन डेवलप करता है बाय डिसीडफुल मीन, दोनों तरीके से हैं। तो कंसेंसुअल जो रिलेशनशिप है विद फॉल्स प्रेमिस टू मैरिज, उसको पता है मैंने शादी नहीं करनी, मैं दोनों साइड से बात करूंगा कि शादी नहीं करनी है, लेकिन वो फ्रॉडुलेंट मीन, डिसीडेबल मीन से उसको रिलेशनशिप में रखता है और रेप करता है। और एक वो भी हम रेप में डालते थे, क्योंकि जो भी हुआ वो उसकी बिल के खिलाफ उसके साथ सेक्स हुआ, सेक्सुअल रिलेशन डेवलप किया। लेकिन अब हमने एक स्पेसिफिक सेक्शन 69 जो हमने बीएनएस में डाल दी है, और पहले
जो सेक्शन रेप की में ही ये डलता था, जो ये वाला इस किस्म का जो फॉल्स प्रॉमिस की डिसीटफुल मीन से है। तो जो अब नई सेक्शन है ये 69, उसमें उसको रखा है कि अगर डिसीटफुल में मैं नौकरी दिलवाऊंगा आपको, मैं आपको कोई ये समझ बाग दिखा के उससे सेक्सुअल रिलेशनशिप करता है, और उसी में आता है कि अगर कोई फॉल्स प्रॉमिस है, नियत ही स्टार्ट से ही उसकी ये थी कि मैंने इसको खराब करना है, इससे एक सेक्सुअल रिलेशनशिप में आना है, लेकिन उसका कोई नियत नहीं थी कि उसने शादी करनी है उससे। तो एक हमने सेपरेट कर दिया। अभी देखिए इस केस में क्या था, हम जर्नलाइज दोनों तरफ से हैं। कानून क्यों बनता है? कानून इसलिए बनता है कि भाई हर एक का ख्याल रखा जाए। ये मत आप समझो कि इस समाज में कुछ बेड़िए भी हैं, कोई ब्लैक शीप भी हैं जो डिसीटफुल मीन्स अडॉप्ट करते हैं। जैसे आप इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा, देखा जो इस लड़की ने किया, लड़की क्या कहती है, मुझे ग्रीन कार्ड लेना है, तभी ये रिलेशनशिप में आई, चाहे भारत जो मैट्रिमोनी थी उसके थ्रू या अदरवाइज आई होगी। और क्यों कि वो ग्रीन कार्ड होल्डर बनना चाहती थी कि किसी को ग्रीन कार्ड वाले को मैं के साथ शादी कर लूंगी तो मैं चले जाऊंगी अब्राड। तो ये भी लड़का यूएस में करता था। एक इसकी तो इसमें पर्टिकुलर आया है जो इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग है कि ये मैनिपुलेटिव इसका बिहेवियर था और अग्रेसिव। और ये जो बात आई है कि वो एससी कम्युनिटी से है लड़की, तो वो लड़के ने इनकार किया, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हो। और विष्णु ने ये एक आपको मैंने भी बात की, विष्णु भी की, कि जो पहली एफआईआर में था ये कहती है 4 इंसिडेंट हैं में आई, और दूसरी एफआईआर जो प्रायर इन टाइम है 2021 में है, तो अगर आपके साथ चार्ज यू वुड हैव रेफर्ड जो 2021 की एफआईआर पहले थी, और 4 इंसिडेंट 2022 की एफआईआर में 2022 की एफआईआर में रेफर करती है, जो एग्जैजरेट करती है, उससे फॉल्सहुड लगा। और इसका एक वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप और भी ये पेश किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको सुना, उसने कहा ये तो इसका बिहेवियर, और ये लड़का उन्होंने ये भी लाया, ये पैनिक हो गया कि यार ये सारा इसने एक डॉक्टर रंजीत से जो पहले था प्रोफेसर उसके साथ रिलेशनशिप में आई, तो ये बेसिकली ये ट्रैप करना चाहती थी। तो प्लीज आप बताइए उमा जी। जी सर। हाँ, ये तो आजकल जो ये चल रहा है, हर किसी जगह स्कैम हो रहे हैं, जैसा कि विष्णु ने बताया। बट मैं ये जो जनरेशन में आजकल हर किसी के रिलेशंस हैं एंड वो इसी नियत से आगे बढ़ रहे हैं। कोई सोच रहा है कि हम शादी करें, और किसी की नियत पहले से ही वैसी ही बनी होती है कि नहीं जी हमें शादी नहीं करनी है एंड मेरा मकसद कुछ और है। बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है ये अलग होता है। जो शादी के लिए प्लेटफॉर्म्स हैं ये सही है, बट जो वहाँ पे एंटर होते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे वो गलत नियत से एंटर होते हैं। बट ये हमें काफ़ी जगह पे देखने को मिला है, हर किसी जगह देखने को मिला है जो ये स्कैम्स हो रहे हैं। जैसा कि ये केस है जिसमें हमेशा होता है कि हमेशा मर्द ही खराब नहीं होते हैं, मैन नॉट ऑलवेज रॉन्ग। हमेशा कहीं लड़की भी खराब होती है, जैसा कि इस लड़की ने बताया कि अपने हिसाब से इसीलिए एफआईआर क्वैश की गई इसकी, क्योंकि इसकी नीयत पहले से ही खराब थी। जो कि ये ग्रीन कार्ड के लिए उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन बाद में फिर उसने भी उसके जब शादी नहीं मानी उसने, क्योंकि उसने उसका रवैया पहले ही देख चुका था। उसने जो लड़का है उसने पहले ही रवैया देख चुका था उसका, जो बहुत सारे उसके खिलाफ एफआईआर्स किए, परेशान किया, तंगतलबी की उस लड़के के खिलाफ। तो फिर जाके लड़के ने किसी डिसाइड किया, एक पॉइंट पे आ पहुंचा जहाँ पे उसको लगा नहीं मुझे इसके साथ शादी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इसका जो मकसद है वो कुछ और है।
उसका प्लेन मकसद नहीं है, उसका क्रिमिनल माइंड था उसी चीज़ को लेकर। इसी वजह से उस लड़के ने आगे कंटिन्यू नहीं किया। बात है बाकी जगहों की, बाकी जगहों पे हर कोई ऐसा नहीं होता है। और हमारे जो आजकल की जो जनरेशन है, हर कोई ऐसा नहीं सोचता है। किसी का दिमाग पहले से ही उनकी नीयत ऐसी होती है कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। और जो आजकल काफ़ी सारे लोग लिव इन में रहते हैं, काफ़ी नॉर्मलाइज भी कर दिया है इस सब चीज़ों को। हम अब तो उसी हिसाब से लॉ भी अब उसी हिसाब से बन रहे हैं, जो कि जैसा कि आजकल की लोगों में बदलाव आ चुका है, जैसा कि आजकल का रहन सहन हो चुका है, उसी हिसाब से अब लॉ भी उनके तरीके से ही कानून अब बदल रहे हैं। अमेंडमेंट्स हो रही है काफ़ी सारी, काफ़ी जगहों पे कुछ और एडिशन किया जा रहा है लॉज में। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी जो आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, जैसे ये चल रही है उस हिसाब से। पहले आप देखेंगे स्टार्टिंग में जो कानून थे वो बिल्कुल ही अलग थे। और आपने देखा कि काफ़ी सारी आईपीसी में अमेंडमेंट्स हुई, काफ़ी सारी। अब जो आईपीसी जो आज बीएनएस बना हुआ है, जिसको अलग से ये है, काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हर किसी चीज़ में, वो सिर्फ और सिर्फ आजकल के रहन सहन के हिसाब से, आजकल के लोगों के हिसाब से। इंडिया में अमेंडमेंट्स आती रहती है कानून में। और आजकल जो ये हो रहा है, मुझे लगता है एक तो अब काफ़ी सारे रिलेशंस है, अब अलग मसले हैं। पहले अलग मसले थे, पहले अलग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, पहले रहने के पहले कुछ सब कुछ अलग था, अब अलग हो गया है। मैंने ठीक है, मैंने आप दोनों को सुना, और जो इस केस के फैक्ट्स हैं हमें नहीं है, हमें दोनों साइड में देखना है। जो आपने बात की कि ये कोई भी गलत हो सकता है, की भी हो सकती है। जो मैनिपुलेटर है, जो फ्रॉड है, वो किसी भी साइड से हो सकता है। देखो, मैट्रिमोनी जो साइट्स हैं, मैट्रिमोनियल साइट है या मैट्रिमोनी है, जैसे भारत मैट्रिमोनी थी, तो इनको किसी को तो नहीं ना पता कि भाई अंदर उसके दिल में क्या है, लड़का क्या चाहता है। और इसलिए हम ये अभी बात करेंगे। दो बातें मैं एक शॉर्ट में कह दूंगा कि जो भी शादी के लिए आते हैं कपल, उनको सुपरफिशियल ढंग से जो इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए, उनको डीप जाना चाहिए कि ये जो लड़का कहां से है, दूसरा है लड़की कहां से है। और जो मैट्रिमोनियल साइट्स हैं जहां ये मैट्रिमोनी जो इन्वॉल्व होते हैं, उनको भी पूरा डाटा उस लड़के का, लड़की का उनके पास होना चाहिए, और हिस्ट्री, ताकि और जो भी मैरिज अरेंजमेंट में आए, क्योंकि उसकी इंफॉर्मेशन डीप लेने चाहिए ताकि आने वाले धोखे से बचे, जैसे इस केस में हुआ है। अगर लड़के को पता होता जहां ये भाई ऐसा इसने पहले भी कई बार, और इसका जो मोडस ऑपरेंडी है वो ठीक नहीं है, और अग्रेसिव बिहेवियर है, और ये जो मैनिपुलेटिव है और विंडिक्टिव है। जब शादी जो से इनकार हुआ तो फिर इसने 4 और इंसिडेंट बता दिए, और एससी भी बता दिया कि एससी कह के, शेड्यूल कास्ट कह के मुझे ये शादी नहीं करना चाहता मेरे से। ये बातें जो आ गई ना, जो एग्जैजरेट किया है, जो भी एफआईआर लगाई है, तो ये कहना कि जो शादी में, शादी एक और मैं बता दूं, शादी जो हमारे दो लड़का लड़की में नहीं होते हैं, मैं और भी एडवाइस करूंगा, क्योंकि जहां पे जो हमारा ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जैसे कश्मीर की सोसाइटी है, डाइवर्स इंडिया है, तो फैमिली भी होती है, तो फैमिली बैकग्राउंड भी चेक करनी चाहिए, और उसके जो खासकर इकोनॉमिक स्टेटस है, लड़का है या लड़की है, सोशल स्टेटस क्या है, एक ये भी देखना चाहिए। और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एक मैरिज के लिए बहुत जरूरी है। एक ये बात है, बच्चे बड़े बिजी हैं अपना कैरियर मेकिंग, ये आपने देखा होगा, और लेट मैरिजेस हैं एक, और जो मैरिजेस लिव इन रिलेशनशिप में, तो कोई बात नहीं, लिव इन रिलेशनशिप में भी जो एडवांस है, नया है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो अलो भी करता है, कोई रुकावट भी नहीं है, दो अडल्ट हैं, दे कैन हैव दर इन रिलेशनशिप, जो भी है। लेकिन आगे क्या बात होती है, जब इनके रिश्ते बिगड़ जाते हैं आपस में,
जे साथ नहीं रहते, कोई कारण है, चाहे वो जो फ्रॉडुलेंट एक्ट है स्टार्ट में है, जहां बाद में बिगड़ जाती है, जो इनके जो अपने एक दूसरे की जो वो उनको बाद में समझ आता है कि भाई कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये उब जाते हैं एक दूसरे से। तो उन चीजों में भी दोनों पक्षों को साथ रखें। मुझे लगता है ये उमा हमसे कट गई है, दोबारा जुड़ेगी। आप विष्णु बताओ, आप इस और क्या जो आप लोगों को एडवाइस करते हो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस आया है और जो आज बीएनएस में स्पेसिफिक सेक्शन 69 आ चुकी है, डिसीटफुल मीन्स जो जिस किस्म के रिलेशनशिप डेवलप करते हैं लोग, सेक्सुअल रिलेशनशिप और उसमें आते हैं। तो प्लीज आगे बताइए। सर मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मुझे भी मेरा भी ओपिनियन है कि जैसे पहले मैंने कहा उत्तराखंड का यूसीसी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका कुछ प्रोविजंस हैं कि रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, उसी बात को मैं फिर से रीइंफोर्स करूँगा। और जो मिसयूज़ होता है बीएनएस के आने की वजह से काफ़ी कंपैटिबिलिटी आई है प्रेजेंट टाइम में, क्योंकि हमें जैसे देखा हमने इंडियन पीनल कोड 1860 में बना था, 1860 से लेके आज तक ऑलमोस्ट 150 इयर्स बहुत आउटडेटेड हो चुका था और काफ़ी प्रोविजन जैसे ड्रेकोनियन प्रोविजंस थे, चाहे वो सेडिशन एक्ट हो, चाहे वो सेक्शन 376 हो। काफ़ी लोग इन चीज़ों का मिसयूज़ कर रहे थे और ये जो नई लेजिस्लेशन बीएनएस के थ्रू इंट्रोड्यूस हुई है, इसकी वजह से मुझे लगता है काफ़ी एफिशिएंसी आएगी और जो क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनको वाइडन कर दिया, उनका परव्यू, उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो काफ़ी चौड़ा कर दिया हुआ है और काफ़ी सारे क्रिमिनल ऑफेंसेस को सिर्फ एक ही सेक्शन के अंडर हम बाइंड नहीं करके रखे हैं अगर, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीडियंट रहेगा और वो ज़्यादा एफिशिएंट है और वो ज़्यादा इक्विटेबल है, क्योंकि हम तो वैसे भी कॉमन लॉ को फॉलो करते हैं और जस्टिस, गुड कॉन्शियस और इक्विटेबिलिटी, ये तीन चीज़ें तो हैं ही, पिलर हैं हमारे कॉमन लॉ सिस्टम के। तो हाँ, मैं आपकी बात को बिल्कुल रीइंफोर्स करूंगा कि नई लेजिस्लेशन सबसे पहले जो बीएनएस में आई है तो बिल्कुल ये मुझे लगता है ये उमा मलिक हमसे कर चुकी है, तो आज उन्होंने काफी बात भी की है। तो मैं ये इसको कंक्लूड करता हूँ, हम यही कहते हैं, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि भाई कोई भी मैट्रिमोनियल रिलेशन में आता है, मैरिज करता है, जहां उसके लिए तो उसको काफी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, इंक्वायरी करनी चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स लड़के के क्या है, लड़की के, ताकि इस किस्म के फ्रॉड, इस किस्म की बातें ना हो आगे और कोई इसका शिकार ना हो। तो जो एक और है, एक तो हो गई मैरिज की बात, एक आ गया आपका डर कि कोई आगे कन्फ्लिक्ट ना हो, कंफ्यूजन ना हो, कोई वो किसी धोखे में ना आए, उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, वो भी एक एग्रीमेंट बना लें। और क्योंकि एग्रीमेंट बनाए और उसमें सारी शर्तें तय कर लें कि बच्चा कैसे रहेगा, क्या होंगे इनके जो भी फैमिली रिलेशन अफेयर्स है, आगे बच्चे का मेंटेनेंस है, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, कैसे इनकी जो इनहेरिटेंस होगी उसकी भी बात होगी, जो सोशल रिलेशनशिप है उसकी भी बात होगी। तो ये सारी बातें उस एग्रीमेंट में ले। हाँ, जो उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अडॉप्ट किया है, वहां तो रजिस्ट्रेशन भी करने पड़ेगी और वहां पे तो ये जब ये लॉ नहीं था उत्तराखंड में, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आया था, तब भी हम लोगों को ये जो लिव इन रिलेशन में लोग थे उनको ये सजेस्ट करते थे कि भाई एवरीथिंग शुड बी इन ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि कभी कोई डिस्प्यूट राइज हो, क्योंकि आगे बच्चों जो रिलेशनशिप में है तो बच्चे हो जाते हैं, तो उनका क्या होगा, वो भी हम उनको कहते हैं कि पहले ही, नो डाउट जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर था, जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, ये जजमेंट भी आ चुकी है, लॉ भी क्लियर है कि जो लिव इन रिलेशन में लोग हैं
वो भी इंटाइटलमेंट हैं। अगर वो आप अभी जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें मेंटेनेंस जो 125 था अब चेंज होगी, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो सेक्शन है जो मेंटेनेंस के लिए है, वो लिव इन रिलेशन में जो फीमेल पार्टनर है वो मेल से, जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो है ना, प्रिवेंशन ऑफ डोमेस्टिक जो वीमेन को है, उसमें भी प्रोटेक्शन ऑर्डर सेक्शन 12 है, मैडम एडवोकेट उमा मलिक जानती होगी, उसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकता है कौन? फीमेल पार्टनर, क्योंकि ये प्रोटेक्शन करता है किसकी? ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है वीमेन की, क्योंकि वीमेन सेंट्रिक लॉ है। और वैसा ही जो सेक्शन 125 है। तो उमा मलिक आप थोड़े कटे थे, हमने ये बात की, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं जहां हम कंक्लूड करें? इसमें लास्ट में जो नई शादियां हों तो उनमें उन लोगों को क्या आप गाइड करना चाहते हैं कि थोड़ा देख के समझ के किसी फ्रॉड में ना फंसे, थोड़ा सा उसके बारे में बताइए उमा जी। जी सर, जी सर। पहले तो मैं बताऊँगी, पहले मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ। सबसे ज़्यादा तो जी परेशानी होती है जो लिव इन वाले होते हैं। एक्चुअली उनको काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। जो भी लिव इन में आते हैं रिलेशनशिप में, बाद में काफ़ी सारे इश्यूज़ उनके भी होते हैं। अब मैं बताऊँगी कि जो आपने बताया, जो शादीशुदा है, जो शादी करते हैं उसके 2-3 साल तक काफ़ी उनके में झगड़े होते हैं। काफ़ी मेरे केसेस भी ऐसे हैं कि जिनकी वजह से सबसे पहले तो 2-3 साल तक काफ़ी सारे झगड़े होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी में। 3 साल तक काफ़ी इश्यूज़ होते रहते हैं उनके, 3 साल तक काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, काफ़ी कुछ बदलाव आता है उनकी लाइफ़ में। सबसे पहले जब शादी होती है, एक हस्बैंड एंड वाइफ जो होते हैं, जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट में बंधते हैं तो उनको एक-दूसरे का बहुत ख़्याल रखना होता है, केयर करनी होती है काफ़ी 3 साल तक। जो ही ये लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, तो वो बहुत, जब लड़ाई होती है तो वो दूसरे या तीसरे बंदे को लाते हैं बीच में। मैं चाहती हूँ कि जब भी ये लड़ाई हो इनके बीच में, क्योंकि केसेस काफ़ी सारे ऐसे आते हैं जिनमें कि इनके आपस में हस्बैंड वाइफ के बहुत कम मसले होते हैं, कि तीसरा जो इंटरफेयर करता है उनकी वजह से उनके मसले बहुत बढ़ते हैं। क्योंकि केसेस में भी ऐसा ही आया है, या तो इन-लॉज़ की वज़ह से लड़ाई होती है, मेन जो होता है इनकी शादी में, जो मैं बताऊँगी कि विलन ही एक होता है एक हिसाब से, वो तो इनमें इन-लॉज़ में एक तो मदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, काफ़ी सारा जो परेशानी होती है इनकी वज़ह से होती है। दूसरी बात, इनको काफ़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो रखनी होती है, काफ़ी पहले तो बहुत ही ज़्यादा इस जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भरा हुआ है। आपस में एक-दूसरे की बात सुनते नहीं हैं। एक-दूसरे के खिलाफ बहुत लड़ते हैं, काफ़ी तीसरे बंदे को बीच में लाते हैं, कि जिसकी वजह से मसले जो शादियाँ हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। इनको चाहिए कि आपस में जो भी मसले मसाइल हैं उनके घर में थोड़ा आपस में सॉर्ट करें, आपस में बैठ के। जो ही तीसरा एंटर करता है लड़ाई बढ़ती है। दूसरी बात, इनको का मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो झगड़े होते हैं गुस्से की वजह से होते हैं, क्योंकि चेंजेस आई होती है शादी के बाद। लड़के को भी चेंज होना होता है, लड़की को भी चेंज होना होता है। जब लड़की एंटर करती है शादी में तो जब उसको दूसरे घर जाना होता है तो उसको भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं वहाँ पे। इनके काफ़ी सारे इनको एक्सपेक्टेशन होती है एक दूसरे से। जो ही एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है तो उसके बाद फिर झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, फिर जो ही बच्चे होते हैं फिर और झगड़े बढ़ जाते हैं, फिर बच्चों पे भी असर पड़ता है। मेन तो है बच्चे, जिनका नाजुक दिमाग होता है, बहुत सेंसिटिव होता है, उन पे बहुत असर पड़ता है, फिर बाद में उनके भी मसले खराब हो जाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम बढ़ती है, ना पढ़ने आता है, ना ही कहीं जगह मन लगता है, काफ़ी फिर वो भी आगे वो जाके उनके दिमाग में भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, फिर तो काफ़ी उमा क्रिमिनल्स जी, वैसे भी उमा जी आपको लगता है विष्णु जी इन्होंने थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया है डिस्कशन को? अच्छी बात है, क्योंकि जो मैरिज की बात हो रही है, फ्रॉड की बात हो रही है, और मैंने पहले भी कहा कि इंडियन जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है हमारे,
तो इसमें दो इंडिविजुअल के बीच में शादी नहीं, दो फैमिलीज के बीच में है, और फैमिलीज के बीच में भी सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जो है वो बहुत रोल अदा करते हैं कि कैसी सोसाइटी। अगर दो इंडिविजुअल जो जिनकी इथनिसिटी या सोशल सेटअप अलग अलग होगा, कोई अग्रेरियन सोसाइटी से होगा, कोई बैकग्राउंड से होगा, जहां दूसरा बिजनेस क्लास से होगा, जहां उन दोनों को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। जैसे उमा जी कह रही हैं कि काफी टकराव होते हैं, लेकिन और गुस्सा भी बहुत होता है, एक बात आई। और जो बीच में जो फैमिली की में एडजस्ट करना है, ये दो इंडिविजुअल का एडजस्टमेंट नहीं है। ननद है, कश्मीर में ननद का बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत जगहों पे पंजाब में भी है, जब जो फूफी होती है, जो आपका जो फूफी है उसकी भी डोमिनेंस है, क्योंकि हमारी बड़ी एडवांस सोसाइटी है और लड़कियों को बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये भी मैंने कश्मीर में देखा है। तो मैं आगे और बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊंगा, हम इस लाइन पे भी थोड़ी बात कर लेंगे। तो जो आपने कहा, पहले तो होता क्या है, फैक्टर दो ही हैं, सोशियो इकोनॉमिक। इकोनॉमिक फैक्टर आता है, पैसों का बात आती है, और दूसरा पर्सनल बिहेवियर है। तो हम यही लोगों को कहेंगे कि भाई आप जो भी कपल मैरिज के लिए जाता है उसको समझ सारा बैकग्राउंड देखो, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड देखो कि इसकी क्या बैकग्राउंड है और हमारी क्या है, ताकि ये कंपैटिबिलिटी दो फैक्टर में होने चाहिए या एडजस्टमेंट होने चाहिए। आगे जो आपने बात की है, सबसे जो जब टकराव होता है, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, सबसे सफरर कौन होते हैं, बच्चे होते हैं। उनकी कस्टडी का मैं रहा हूं, मैं गार्डियन एंड वार्ड जो एक्ट है उसकी जुरिसडिक्शन मैंने एक्सरसाइज की है, उसमें कश्मीर में भी रहा हूं, कच्छ श्रीनगर में भी कोर्ट्स में हमने देखा है। वहां पे जो बच्चे हैं ना वो सफरर है वहां पे, और इन चीजों को भी मद्देनजर रखना होगा। और खासकर जो अभी तो देखिए मेच्योरिटी लेट मैरिज हो रही है, मेच्योरिटी आने चाहिए जो भी मियाँ बीबी है। देखो जो बियर एंड टीयर हैं लाइफ के, छोटे छोटे मसले हैं, छोटे छोटे मसले हैं, तो उनको, और ये एक और मैं बता दूं, अगर कई बार क्या होता है, कपल का एक वो स्टेटस जो होता है ना, ये मैं बड़ा ऑफिसर हूं, ये कुछ नहीं है, ये हाउस वाइफ है, जहां आजकल तो हम हाउस वाइफ रेफर नहीं करते, उसको होम मेकर है, चाहे वो किसी अच्छी पोस्ट पे है, उसको जो घर की जो है उसकी जो वाइफ है, जो होम मेकर है, उसको उसको पूरी रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। वैसे ही कई बार जो इकोनॉमिक स्टेटस या सोशल स्टेटस, जहां जो ये वाला स्टेटस है एम्प्लॉय, उनको एडजस्ट करना चाहिए। ये वाला जो ईगो है ना, ईगो कि मैं बड़ी पोस्ट पे हूं, बहुत कोई कारण बनता है कि बात कि इन रिलेशनशिप में दरार आने में। आप बताओ, ये हमने थोड़ा सा एक्सपैंड कर दिया इस जो मैट्रिमोनियल को रिलेशन में भी ले आए, ये जो पोस्ट मैरिज जो आगे क्या रिलेशनशिप है, कैसे है, क्या बिहेवियर है, उसको भी हमने ऐड किया। इसके बारे में थोड़ा बताइए, जो एक कपल है, मैरिड कपल है, उसके रिलेशनशिप को भी हमने टच कर दिया। आप क्या कहते हैं? जी सर। हाँ, काफ़ी वेरिफ़िकेशन भी शादी से पहले, वो तो मेन चीज़ है। मेन जो चीज़ है, शादी से पहले हर किसी लड़का हो या लड़की हो, वेरिफ़िकेशन दोनों का एक मतलब ये राइट होना चाहिए कि वेरीफ़ाई होने चाहिए दोनों तरफ से, लड़का भी और लड़की भी। दो वेदर दे आर कैपेबल कि शादी के लिए अभी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो पोस्ट मैरिज देखनी होती है। एक ही चीज़ नहीं होती, शादी कर ली तो बस दैट्स नॉट कि इतना ही नहीं होता। जैसे कि पहले वेरिफिकेशन में क्या पता होना चाहिए कि लड़के का कैसा बैकग्राउंड है, फैमिली कैसी है, क्या लड़का सही है, क्या मतलब काफ़ी सारे जो आजकल लड़के काफ़ी सारे नशे वगैरह करते हैं, वो तो नहीं, कहीं वो ड्रग्स तो नहीं लेता, कहीं वो कुछ
मतलब काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं जो आजकल देखने होते हैं। वेरिफिकेशन इज़ मस्ट, क्योंकि शादी के बाद काफ़ी दो फैमिलीज जुड़ी हुई होती है, फिर जो बच्चा होता है तो बच्चे के हेल्थ पे भी असर पड़ता है। अगर उन दोनों के बीच कुछ भी हो तो ये दो ही दो ही पर्सन्स के बीच शादी नहीं होती है, दो फैमिलीज़ के बीच में होती है। ये दो ब फिर उसके बाद जब बच्चे होते हैं जो कल का फ्यूचर होते हैं, जो बच्चे कल को फ्यूचर में कुछ बनेंगे, फिर के बाद में उन पे भी असर पड़ता है। ये काफ़ी बड़ा एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ डिपेंड है कि मैरिज कैसे होगी, 2 बंदों के बीच में जो 2 पर्सन्स होते हैं वो कैसे रहेंगे। इन सब से असर जो इफ़ेक्ट है, चाहे बैड इफ़ेक्ट है, गुड इफ़ेक्ट है, ये हर किसी पे पड़ता है, एक सोसाइटी पे पड़ता है। मेन देखा जाए तो शादी में जो भी जो रोल्स तो होते हैं दोनों के काफ़ी बेसिक रूल्स जो होते हैं वो काफ़ी दोनों के बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल्स हैं। इस वजह से हमें काफ़ी देख के शादी करनी है, वेरिफिकेशन काफ़ी करनी होती है बाद में, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बंदा है, 2 बंदे हैं, बाकी फैमिलीज़ के बीच प्रॉब्लम ना हो, बच्चों के बीच प्रॉब्लम ना हो, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। शादी मेन इंस्टीट्यूशन है जिसकी वजह से कोई कल को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जी सर। तो तो बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा आज का डिस्कशन। बड़ा एक मेरी आप कह सकते हो कि हमने हर टच किया है, सोशियो इकोनॉमिक, पर्सनल, जो आपके रिलीजियस फैक्टर भी कर लिए और लॉ का भी, कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का भी कर लिया। मैं ये कहूंगा जो आपने सारा मैं एक बार उमा जी ने जोड़ दी है कि भाई ये जो ड्रग एडिक्ट होगा, तो मैं और भी किसी किस्म के जो मेडिकल जो आप एलिमेंट कह सकते हो वो भी हो सकती है। ये नहीं है, मैं एक बड़ा एडवांस जो बात कर रहा हूं, जनरली वो बाद में भी हो सकती है शादी के। वो इतना डीप जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी है, इस किस्म की इन्वेस्टिगेशन अलोन ही करती कि भाई आप दोनों के क्लिनिकल टेस्ट करवाइए और दोनों की रिपोर्ट हो। लेकिन जैसे मैडम उमा ने कहा कि भाई बंदा ड्रग एडिक्ट होगा, पता नहीं होगा, तो मेडिकल टेस्ट होंगे, तो सारी बातें और भी बहुत किस्म की जो मेडिकल एलिमेंट्स हैं जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, बहुत किस्म के हैं। तो हाँ, अगर ज्यादा जो लोग बड़े सेंसिटिव हैं, हाइपर सेंसिटिव हैं और जो सिर्फ कन्फाइंड रखते हैं मैरिज को सोशियो इकोनॉमिक रिलेशनशिप में, वो रिलीजियस एंगल कुछ नहीं है। सोसाइटियल मॉरलिटी या उससे हटके एडवांस सोसाइटी की तरफ जाके और कॉन्स्टिट्यूशनल मॉरलिटी की तरफ जाके बात करते हैं, तो हम ये भी कहेंगे कि आप बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन कपल का करवा लीजिए, बिसाइड अदर थिंग्स जो हमने रेफर की हैं इस डिस्कशन में। को दोनों का क्लिनिक तो एक दो स्कैंड में, विष्णु बताओ, ये जो बायोलॉजिकल टेस्ट के बारे में मैंने रेफर किया, ये एग्री करते हैं, इसके बारे में क्या कहते हैं विष्णु जी? बायोलॉजिकल एग्जामिनेशन रिलेशन में आना है उसने, और सबसे हमारी इंपॉर्टेंस जो है इंडियन सोसाइटी या किसी भी रिलीजियस जो बैकग्राउंड से है, वो है प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो अगर वैसी कोई कमी है वो भी उजागर हो सकती है अगर हम क्लिनिकल मेडिकल टेस्ट करवाएं। तो प्लीज क्लिनिकल और भी जो भी रिलेटेड टेस्ट है। सर मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वैसे भी आजकल ट्रांसजेंडरिज्म का एक ट्रेंड है जो कि पूरी दुनिया में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में इंक्रीज हो रहा है। बट मैं ये नहीं चाहता कि इंडिया एक पुलिस स्टेट बने और ये लोगों का पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे ये चीज़ें होनी चाहिए, ना कि स्टेट इन्फोर्स्ड लेजिस्लेशन या एग्जीक्यूटिव के थ्रू ये एक्शन लिए जाने चाहिए। और मैं कहता हूँ दोनों जो कपल मैरिज में आ रहा है, इफ दे वांट टू आस्क, एक कहता है कि भाई टेस्ट तो फिर करवाओ कोई भी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करना, ये तो वैसे ही सेक्शन 417 आईपीसी और 420 जो हमने इन एफआईआर में भी देखा, इसको इन्वोक किया गया था फॉर चीटिंग।
तो चीटिंग तो वैसे ही क्रिमिनल ऑफेंस है, बट हाँ अगर किसी का पर्सनल ये है रिक्वेस्ट है तो उसको डिनाई करना भी मुझे लगता है क्रिमिनल ऑफेंस में ही अमाउंट होना चाहिए। ठीक है मैडम उमा, क्या कहती हैं आप? तो ठीक है, ये एक बात हमने कंक्लूड कर देंगे कि अगर कोई चाहे की तहकीकात और अगर कोई मेडिकल एग्जामिनेशन एक दूसरे का कंसेंसस बनता है, दे आर एट लिबर्टी टू गेट इट डन। ठीक है, तो मुझे लगता है ये काफी है, एक घंटा हो गया है इसमें, तो आज हम जुड़े हैं और बड़ा अच्छा एक जजमेंट भी डिस्कस किया और भी इससे हट के भी बात हुई है। तो मैं विष्णु जी आपका भी धन्यवादी हूँ, और मैडम उमा मलिक एडवोकेट जो कश्मीर से हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी धन्यवादी हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।